गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूँ किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। और आज के हम ई लेक्चर के अंदर जो लाइन इंटीग्रल हमने पढ़ा था उसके फिज़िकल इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम लोग कर्ल क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसे हमने पढ़ा था कि लाइन इंटीग्रल मींस कि जैसे हम किसी सदिश जैसे लाइन होती है, कोई वेक्टर लाइन होती है, उसको हम लोग छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं और हर एक सेक्शन पे जो वेक्टर क्वांटिटी का मान होता है उस मान के साथ उसका अदिश गुणनफल करते हैं लाइन एलिमेंट का। जैसे ये हमने पढ़ा था, जैसे हमने इसको dr1 बोल दिया, दूसरे सेक्शन को dr2 बोल दिया, इस पे वेक्टर क्वांटिटी है a1, इस पे है a2। तो जैसे हम लोग कहें कि a1 डॉट डी आर वन प्लस a2 डॉट डी आर टू, इस तरीके से पूरे वेक्टर को हमने उस पे जो फलन है उसका मान और लाइन एलिमेंट के मान के साथ अदिश गुणा करके जोड़ लिया पूरे लाइन के लिए। तो चूँकि ये सेक्शन बहुत ही छोटे थे इसलिए इनको इंटीग्रेशन में बदला। इसी को हम लोग रेखा समाकलन कहते हैं। ठीक है, तो रेखा समाकलन जो होता है किसी किसी सदिश क्षेत्र में ऐसा होता है कि सदिश क्षेत्र का जो रेखा समाकलन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि पाथ किस तरीके का है, वो डिपेंड करता है कि उसका इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। ठीक है, उसके अंतर बिंदुओं की स्थितियों पर निर्भर करता है। ऐसा जिन क्षेत्रों के अंदर होता है, जिन फील्ड के अंदर लाइन इंटीग्रल जो है वो पाथ पे डिपेंड ना करके केवल फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स की पोजीशन पे डिपेंड करे, उनको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड्स या संरक्षी क्षेत्र। क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फील्ड या संरक्षी क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र जो है वो इन क्षेत्रों के उदाहरण होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ग्रेविटेशनल फील्ड होते हैं वो भी कंजर्वेटिव फील्ड्स होते हैं और वो भी डिपेंड करते हैं केवल पोजीशन पे, बिंदुओं की स्थितियों पे, ना कि पाथ पे। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कोई वेक्टर, जैसे एफ वेक्टर है, वो बल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हमने ए वेक्टर से लिखा है कि जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है, वो पी से क्यू तक जाने में लग रहे बल को व्यक्त करता है, बल को व्यक्त करता है और उसका हम लोग पाथ के अकॉर्डिंग अलोंग जो है वो लाइन एलिमेंट जो है डी आर वन उसके साथ अदिश गुणा करते हैं, एफ डॉट डी आर करते हैं। तो ये क्या बताएगा? अल्पांश विस्थापन डी आर में किए गए कार्य को व्यक्त करता है। ये लाइन इंटीग्रल किसको बताएगा? कार्य को व्यक्त करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये समझ रहे हैं लाइन इंटीग्रल से कि जहाँ जहाँ पर भी अदिश राशि जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है और उस अदिश राशि का आप जब किसी लाइन एलिमेंट के साथ अदिश गुणा करके जो प्रोडक्ट हम प्राप्त करते हैं वो अलग अलग फिजिकल मीनिंग लेकर के आएगा। जैसे यहाँ पर अगर सदिश जो है वो एफ वेक्टर है तो उसका डी आर के साथ अदिश गुणा करना कार्य को व्यक्त करेगा, बिंदु पी से क्यू तक बल के द्वारा जाने में किए गए कार्य को व्यक्त करेगा। सदिश फलन का कर्ल। नेक्स्ट है कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। तो कर्ल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं कि कोई पॉइंट P है और उसके चारों ओर हमने क्या किया, एक काल्पनिक बंद पथ जो है वो बना लिया है। कोई पॉइंट है और उसके चारों ओर एक काल्पनिक बंद पथ को बना लिया है और जैसे हम लोग लाइन इंटीग्रेशन में करते हैं, इस बंद पथ को भी क्या है, हम लोग छोटे छोटे सेक्शन के अंदर डिवाइड कर लेंगे। ओके, और हर सेक्शन पर सदिश फलन जो है उसका मान और उसका उस लाइन एलिमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। जैसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को इसने कहा कि डीएल वेक्टर, अल्पांश पर विस्थापन जो है वो डीएल वेक्टर में डिवाइड कर लिया और उसका सदिश फलन ए वेक्टर के साथ अदिश गुणा करेगा तो ए वेक्टर डॉट डीएल हो गया। ठीक है, तो इन सब लाइन इंटीग्रेशंस का जो जोड़ है उसको जैसे कि हम लाइन इंटीग्रेशन में करते हैं, इंटीग्रेशन से समेशन को इंटीग्रेशन से बदल लेते हैं, क्योंकि ये लाइन एलिमेंट क्या है, बहुत ही छोटे हैं। तो गामा को शो किया है लाइन इंटीग्रेशन से, तो गामा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी एल, ये लाइन इंटीग्रल है। चूँकि ये पाथ जो है वो क्लोज्ड पाथ है तो इसीलिए यहाँ पर ये क्लोज्ड पाथ को शो करने के लिए साइन भी आ गया है। तो ये ऐसे कहना चाहता है कि अगर हम लोग किसी बंद पथ के अनुदिश रेखा समाकलन लेते हैं या लाइन इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलेशन या परिसंचरण। बंद पथ के अनुदिश अगर हम करेंगे तो उसको हम सर्कुलेशन या परिसंचरण के नाम से भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अगर जो हमारा बंद पथ है उसके बंद पथ के द्वारा अब कोई ना कोई जब
रास्ता बंद हो गया तो वो कोई ना कोई एरिया तो कवर करेगा। ठीक है, तो वो जो सरफेस उसने कवर करी है उसको मतलब ये बंद पाथ को आप इस तरीके से बंद करो या एरिया को इस तरीके से कवर करो कि जो सर्कुलेशन है या जो लाइन इंटीग्रल है अक्रॉस दिस क्लोज्ड पाथ वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि रेखा समाकलन तथा परिबद्ध जो परिबद्ध क्षेत्रफल है उसके अनुपात का सीमांत मान कब, जब क्षेत्रफल जो है वो शून्य के निकट हो, तो क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति पर परिणाम में सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे ये समझ रहे हैं ना आप, जब क्षेत्रफल शून्य के निकट हो, शून्य का मतलब बिल्कुल पॉइंट, यानी कि ये जो क्लोज्ड पाथ है उसको जब हम लोग छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो इस क्लोज्ड पाथ को बनाने वाले एरिया और भी छोटे छोटे एरिया रहेंगे जो इसको बनाएंगे। तो ये कहना चाहता है कि जो हम लोग छोटा एरिया ले रहे हैं जो बना इस पाथ को इस एरिया को कवर करेंगे अंदर से, या ये जो क्लोज्ड पाथ है जिन छोटे छोटे एलिमेंट्स को कवर करेगा तो वो इतने छोटे लेने हैं हमें कि उनको उनका एरिया ऐसे लगे जैसे एक पॉइंट, बस पॉइंट जैसा दिखे, वो इतना छोटा लेना है हमें उसको। यानी कि उस कंडीशन के अंदर जो हमारा रेखा समाकलन है उसको अगर हम लोग वो जो मिनिमम एरिया वाला एलिमेंट है यानी कि सभी सेम एरिया से होंगे तो उस लगभग सीमांत क्षेत्रफल या जैसे कहेंगे लगभग शून्य क्षेत्रफल के निकट जो अल्पांश है उसकी स्थिति पर उससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये परिणाम में क्या कहलाएगा, सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाएगा। यानी कि हमने यहाँ पे क्लोज्ड पाथ के लिए ये सर्कुलेशन ले लिया है या लाइन इंटीग्रेशन ले लिया है। अब इसको हमें 1/dA से डिवाइड कर देना है जहाँ पे dA का मान जो है वो अटेंड्स टू 0 होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सदिश क्षेत्र का कर्ल कहते हैं। कर्ल ऑफ ए वेक्टर ए इज इक्वल टू लिमिट डी ए अटेंड्स टू 0 गामा मैक्सिमम ओवर डी ए, वेर लिमिट गामा मैक्सिमम हमारा क्लोज्ड पाथ के लिए सर्कुलेशन है और डिवाइडेड बाय डी ए। ठीक है, और इस क्षेत्रफल अल्पांश जो हम लोग ले रहे हैं जिसका क्षेत्रफल अत्यल्प है वो शून्य के निकट होता है, तो ये क्षेत्रफल अल्पांश जो है वो बिंदु मात्र होता है और कर्ल का मान जो है वो क्षेत्र में इस बिंदु की स्थिति पर निर्भर होता है। जो हम लोग एरिया लेते हैं उसकी जो डायरेक्शन होती है एरिया की, कर्ल की डायरेक्शन भी वही होती है। ठीक है, तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट एन केप किसकी डायरेक्शन है, जो हमने एरिया लिया है बाउंड क्लोज्ड सरफेस लिया है उसकी डायरेक्शन जो है वही कर्ल की डायरेक्शन होती है, कर्ल का वही कंपोनेंट हमें मिलता है। जैसे हम लोग ज़्यादा इसको अच्छे से आगे जब इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में शो करेगा तब समझ पाएंगे कि किस तरीके से। तो इसके अंदर देखिए हमने क्या किया है, एक एरिया लिया है जो क्या है dx और dy है और जिसकी डायरेक्शन क्या है z केप या यूँ कहें कि k केप है। ये एरिया जो है वो हमने xy प्लेन के अंदर लिया है जिसकी लंबाई dx चौड़ाई dy है। ओके, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है उसके सेंटर पॉइंट पे जो वेक्टर क्वांटिटी है ए वेक्टर उसके जो कंपोनेंट है वो है ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। ए जेड का हमें कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि ये जो प्लेन है या जो ये क्लोज्ड सरफेस है वो हमने क्या है एक्स वाई प्लेन के अंदर लिया है, ये एक्स और ये वाई एक्स वाई प्लेन में लिया है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे हमें लाइन इंटीग्रेशन करना है तो ये के एल है, ये किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, और तो हम देखेंगे कि इस पे लाइन एलिमेंट जो है सॉरी इस पे जो वेक्टर ए एक्स ए वेक्टर है उसके एक्स कंपोनेंट का मान क्या है, यहाँ पे क्या होगा वो हम यहाँ देखेंगे। उसके बाद में जैसे एल एम है तो वहाँ देखेंगे कि वाई कंपोनेंट का मान क्या है। इसी तरीके से एम एन पे देखेंगे कि एक्स कंपोनेंट का मान क्या है क्योंकि इसकी डायरेक्शन माइनस एक्स है और इस पे माइनस वाई डायरेक्शन है तो वाई कंपोनेंट का मान क्या है। ओके, ये हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेंटर पे एक्स कंपोनेंट का मान ए एक्स है। अब ये लाइन जो है वो इधर नीचे है और इधर नीचे दूरी, जैसे ये टोटल डिस्टेंस क्या है डी वाई है तो ये क्या है डी वाई बाई 2 है। यानी कि हम लोग के एल पर एक्स कंपोनेंट का मान देखना चाहते हैं तो एक्स कंपोनेंट यहाँ पर तो ए एक्स है और डी वाई बाई 2 दूरी पे इसका मान क्या हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि एक्स कंपोनेंट का वाई डायरेक्शन में चेंज ये है और डी वाई बाई 2 दूरी पे मान क्या हो जाएगा, ये इतना परिवर्तित हो जाएगा। टोटल मान क्या हो जाएगा वो हम देखेंगे, ये इतना चेंज आ जाएगा। ये तो यूनिट लेंथ पे चेंज होगा इनटू डी वाई बाई 2,
यानी कि dy/2 दूरी पे कितना परिवर्तन आ गया। इसी तरीके से जब ऊपर चलेंगे तो ऊपर भी यही चेंज आएगा। तो ऊपर तो क्या है प्लस dy/2 और नीचे क्या है माइनस dy/2, ठीक है, क्योंकि 0 से नीचे माइनस और 0 से ऊपर प्लस, ठीक है, इस तरीके से चेंज आएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो जैसे ax जो है उसके y दिशा में परिवर्तन की दर डेल एक्स ओवर डेल वाई, और केंद्रीय बिंदु O से dy/2 दूरी पर ax के परिमाण में परिवर्तन, तो माइनस dy/2 दूरी है तो ये हो जाएगा। तो kl पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का घटक, तो kl जो है वो O से नीचे की तरफ है, इसलिए dy/2 माइनस का लिया है हमने। इसी प्रकार से जैसे kl के लिए ले लिया, अब mn के लिए लेंगे तो mn जो है वो सेंटर पॉइंट से ऊपर dy/2 पे है, तो ax प्लस डेल ax बाई डेल ax बाई डेल वाई dy/2। अब इसमें देखो जैसे ये माइनस dy/2 डिस्टेंस पे था और ये प्लस dy/2 डिस्टेंस पे था। इस पे माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस एक्स डायरेक्शन है, ये mn की जो डायरेक्शन है वो माइनस एक्स में है और kl की जो है वो प्लस एक्स में है, ओके, इसलिए लगाया है ये। उसके बाद इसी तरीके से हम lm पथ के अनुदिश और n के पथ के अनुदिश घटक के मान ज्ञात करेंगे। तो lm पथ जो है हमारा उस पे हमें क्या देखना है, ये y दिशा में है तो y घटक का मान देखना है, ay देखना है कि कितना है। तो ay तक जाने, इस lm तक सेंटर में तो ay है, यहाँ तक जाने के लिए उसे dx/2 डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। तो x दिशा में उसका परिवर्तन ये हो जाएगा dx/2, और जो nm है उस kn है उसके लिए माइनस dx/2 आ जाएगा। तो ये तो प्लस y डायरेक्शन में तो पॉजिटिव और ये माइनस y डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर ये रहे lm पथ के अनुदिश मान जो है वो ay प्लस जो चेंज आया है वो, और प्लस डेल ay बाई डेल एक्स dx/2, क्योंकि ये पॉजिटिव dx/2 डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव dx/2 डायरेक्शन में है, लेकिन lm की दिशा जो है वो प्लस y में है तो ये बाहर प्लस ही रहा, इसकी दिशा माइनस y में है इसलिए बाहर माइनस आ गया। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सब कंपोनेंट निकाल लिए हैं हमने। अभी हमने क्या निकाला है, वेक्टर का मान निकाला है कि जो हमारे पाथ हैं इन पाथ के अलोंग, जैसे ये kl है, lm है, mn, n के इनके अनुदिश यहाँ पे ax का मान क्या है, यहाँ पे ay का, यहाँ पे ax का, ये निकाले हैं। लाइन इंटीग्रल में क्या करते हैं, वेक्टर डॉट जो लेंथ एलिमेंट है इसके साथ क्या है dx, इसके साथ dy, फिर dx फिर dy। अब हमें जो कंपोनेंट निकाले हैं वेक्टर के उनके साथ उनके जो लाइन एलिमेंट है उनका गुणा करना है। तो L सबसे पहले शुरू करते हैं KL से, तो KL इंटू dx, फिर LM से इंटू dy, फिर यहाँ पे dx, ये माइनस का आ जाएगा क्योंकि mn जो है उसकी डायरेक्शन x के अपोजिट है तो ये माइनस आया है, और इसी तरीके से n के, तो यहाँ पे भी माइनस का dy आ जाएगा, ओके, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ax dx और ax dx, तो ये ax तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से ay dy भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो ax वाले कंपोनेंट हैं वो जैसे डेल ax ओवर डेल वाई dy/2, और ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे ax वाले, और इधर ay वाले देखो ay वाले जुड़ रहे हैं, तो डेल ay ओवर डेल एक्स माइनस डेल ax ओवर डेल वाई, सॉरी एक मिनट, ये गए। उसके बाद अपने पास क्या है यहाँ पर, एक तो है डेल ay बाई डेल एक्स और dx/2 और dy। इसी तरीके से ये वाला जो कंपोनेंट है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ज़रा सी मिस्टेक है, ये जो थर्ड टर्म है उसके अंदर प्लस आएगा, यहाँ पर mn का जो है, mn के अंदर देखो अंदर प्लस है ना, तो ये प्लस आएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये दोनों टर्म जुड़ेंगी और ये जुड़ेगी, तो हाफ जो है ना वो 1 हो जाएगा। तो डेल ay बाई डेल एक्स और माइनस डेल ax ओवर डेल वाई dx dy,
क्योंकि जैसे इनके जुड़ने से क्या होगा, जैसे ये dy/2 dx dy/2 dx तो प्लस dy dx बन जाएगा, और ये ay वाला ये भी dy dx बन जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, लाइन इंटीग्रल आ गया फॉर क्लोज्ड पाथ, और एरिया क्या है dx dy है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, z डायरेक्शन होगी। अगर हम लोग इस लाइन इंटीग्रल को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कर्ल बन जाएगा। कर्ल बन जाएगा। तो एरिया है डी एक्स डी वाई, उससे डिवाइड कर दिया, और जब एरिया का हम लोग सीमांत मान लेते हैं यानी कि डी एक्स डी वाई टेंड्स टू ज़ीरो, तो उस कंडीशन में ये कर्ल कहलाता है। और कर्ल की डायरेक्शन क्या है, जेड डायरेक्शन होगी, डॉट के केप डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिमिलैरिटी से जैसे हमने जेड कॉम्पोनेंट निकाला है या के केप कॉम्पोनेंट निकाला है, एरिया हमने एक्स और वाई यानी कि एक्स वाई प्लेन के अंदर लिया है तल को, उसी तरीके से हम लोग एक्स जेड तल ले लेंगे, वाई जेड तल ले लेंगे, और बाकी जो दो कंपोनेंट है वो निकाल सकते हैं। सिमिलैरिटी से भी लिख सकते हैं, जैसे इसके अंदर लिखा है जेड कंपोनेंट है तो वाई एक्स, और इसी तरीके से एक्स होगा तो जेड वाई आ जाएंगे। तो इसलिए जैसे इसने सिमिलैरिटी से लिखा है कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट आई केप कंपोनेंट, तो जेड और वाई और जेड बट्टे में आ जाएगा। इसी तरह से वाई है तो एक्स और जेड आ गया। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर, टोटल जो कर्ल होगा ए वेक्टर का टोटल कर्ल होगा उसका आई केप, जे केप और के केप कंपोनेंट, तीनों को एक साथ लिखा गया है। तो तीनों को जब एक साथ लिखते हैं तो वो कर्ल ऑफ ए, जैसे सारणिक में भी लिख सकते हैं आई केप, जे केप, के केप, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड। तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। यानी कि जो कर्ल ऑफ ए वेक्टर का जो मान है वो डेल क्रॉस ए के मान के बराबर है। जैसे हम लोग किसी वेक्टर का सदिश गुणा करते हैं डेल संकारक के साथ, जो उसका मान होता है वो कर्ल ऑफ ए वेक्टर के मान के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम लोग कर्ल जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों इसको पढ़ लेना, यहाँ पे एक माइनस की मिस्टेक है, उस माइनस को ठीक कर लेना, यहाँ पे प्लस लगा देना बस। और जो भी प्रॉब्लम रहे तो ज़रूर पूछना। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो बच्चों, और पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।